हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं सीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा के एक नए नवेले और बड़े प्यारे से एपिसोड में। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको आज अपनी गेस्ट से मिलवाऊँ, आप सबसे सबसे पहले थैंक यू कहना है, शुक्रिया अदा करना है आपका कि आप इस नए नवेले से चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं। और आपको याद है, जब मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं आकाशवाणी में एफएम में प्रोग्राम जब मैंने शुरू ही किया था, तब से मैंने बोलना शुरू किया अपने शोज़ में कि सीमा आपसे बहुत प्यार करती है। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इस प्यार का बदला आपने प्यार से देना है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस प्रोग्राम को देखते हुए जो भी आपके दिल में आ रहा है ज़रूर बताते रहिएगा। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ये नया सा एपिसोड, जिसमें हमारी एक गेस्ट हैं जो अभी आपको नहीं दिख रही हैं, लेकिन मैंने आपको भी दिखाना है, उनके बारे में कुछ बोल तो लूँ। एक मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि किसी का दिल से हो जाना ना कमाल कहलाता है। और ये जो आज मेरी गेस्ट हैं, ये एक्चुअली उस कमाल में बिल्कुल फिट होती हैं। उसका कारण ये है कि हम दुनिया में प्यार मांगते रहते हैं, हम उम्मीदें रखते हैं दुनिया से कि हमें ये प्यार करे, हमसे ये ऐसे बात करे, वैसे बात करे। लेकिन जब किसी के दिल में घर करना होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि खुद से पहले सामने वाले के बारे में सोचना होता है। और आज जो हमारी गेस्ट हैं, वो जनहित के कार्य बहुत शिद्दत से करती हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं और सबके दिलों में बसती हैं। मैं बड़े ही अदब से, बड़े ही प्यार और खुलूस से आज की गेस्ट को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। ये हैं पूर्णिमा बंसल। वेलकम। कैसी हैं आप? बढ़िया सीमा जी, आप बताइए। कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में एंटर करते ही स्टूडियो में कैसी फीलिंग आई, ये बता दीजिए हमारे सभी दर्शकों को। बहुत अच्छी। अ, मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ये शुरू से जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तो मेरा जीवन बड़ा संघर्ष से गुजरा। जी। तो मैं दो लाइनें बोलूंगी कि फलक को जिद थी जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें जिद थी वहीं आशियां बनाने की। वाह। और आज मैं जब यहाँ आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मैं चाहती थी लाइफ में करना वो मैं कर पाई प्रॉपर तरीके से। और दुनिया को एक मैसेज दे पाई कि एक महिला का संघर्ष जब एक महिला को ऊपर बढ़ाता है तो वो कहाँ तक लेके जा सकता है। क्या बात है, बहुत तो सुंदर। मुझे बड़ा सीमा जी बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और मैं आपको गुड विशेस भी देती हूँ कि आपका पॉडकास्ट चैनल बहुत आगे तक जाए। थैंक यू सो मच। और आप भी देख रहे हैं इस वक्त स्टूडियो में दो महिलाएं बैठी हैं, तो यानी नारी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। और क्योंकि मैंने आपको अभी सबको ये बताया और आपके बारे में कि आप जनहित के कार्य बहुत ज़्यादा करती हैं। अभी आपने मुझे शुरू में जैसे ही आपने बात शुरू की, आपने कहा आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। ये सच है कि हम सबके जीवन में संघर्ष होता है। अगर हम किसी की भी कहानी खोलते हैं, माजी पलटते हैं, देखते हैं, तो बहुत संघर्ष होता है। लेकिन किसी का दिख जाता है, किसी का छुप जाता है, वही वाली बात है। तो आज छुपाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्लीज़ बताइए कहाँ से संघर्ष शुरू होता है और वो कौन सा ऐसा मोड़ था जब आपको ये फीलिंग आई कि मुझे औरों के बारे में भी सोचना है? प्लीज़ बताइए। मेरा जन्म हरियाणा के बहुत छोटे से गांव में हुआ, कैथल जिला में। तो वहां पर संयुक्त फैमिली थी। और इतना ना महिला लड़कियों को इतना आगे वो मतलब दिया नहीं जाता था। लेकिन मेरे डैडी बीमार हो गए, जिससे कि लगा लो फिर घर का काम भी करना, बाहर का भी करना। तो लगा लो वहां से मेरा जीवन 8 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। हमारा जीवन क्या ऐसे ही गुजरेगा? तो चलते रहे बहुत साल बीत गए। तो एक बार 16 साल की उम्र में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं बैडमिंटन खेलती थी, तो मुझे नेशनल लेवल पे देहरादून जाना था। अरे वाह, नेशनल लेवल, क्या बात है। अच्छा। तो मेरे फादर ने बिल्कुल मना कर दिया हम्म। कि हमारे यहाँ लड़कियां बाहर नहीं जाती। हम्म। तो बस जब से मेरा दिमाग में था कि लड़कियों के लिए इतना तो हो कि भाई वो अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं वो बाहर निकाल के उनको कुछ अलग से कुछ अपने आप को स्टैंड कर पाए। नहीं, तो जब आपके पापा ने मना कर दिया तो आप जा पाई, जिद की आपने या नहीं जा पाई? नहीं, जिद करी लेकिन गांव में लड़कियों को ना बोला नहीं जाता था। गांव में ये माहौल रहता था कि
जब तुम अपने पापा से इतना बोलने की इजाजत नहीं है तो बाहर कैसे भेजेंगे। वहाँ पे तो जेंट्स भी होंगे, लेडीज भी होंगी, तो इतना बोल्ड नहीं था। बस वहाँ के गांव की सोच यही रहती है कि भाई 18 साल की होए शादी कर दो। तो वो इतना प्यारा जो मौका था मिस हो गया। वो मिस हो गया। हो मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है आप लोग सब भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर आप वहाँ नेशनल लेवल में चली जाती तो हो सकता है आप एक स्पोर्ट्स लेडी बन जाती और मैं आपको आज बैडमिंटन कोच होती है। हाँ कोच होती और मैं आपको एक अलग अंदाज से इंटरव्यू कर रही होती, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन कहते हैं नियति में जो लिखा है वही होता है, हमारा जो प्रारब्ध है उसकी बात होती है। तो जो आपने कहा 18 साल की उम्र में, 18 में शादी हो गई आपकी? 19 में हो गई। अच्छा 19 साल में शादी हो गई। उसके बाद आप गांव से निकल के शहर में आई क्या? हाँ, मेरा मतलब जब मैं एक बार जब 18 साल की हुई तो एक बार मेरा दिल्ली में मेरी बुआ जी रहती है, वहां पर आना हुआ था मेरा। तो यहाँ मैं आई, मतलब मैं सुबह आई थी दिल्ली 10 बजे, और शाम को मैं मतलब वापिस जाना पड़ गया था, मेरा यहाँ पर मन ही नहीं लगा था। अच्छा दिल्ली पसंद नहीं आई? हाँ। और आज आप दिल्ली में रहती हैं? तो मेरी मम्मी जब भी पूछती थी ना तेरी शादी कहाँ पे करेंगे, मैंने कहा तुम मेरी शादी कहीं भी कर देना, बस दिल्ली मत करना। दिल्ली में नहीं करना। तो फिर लेकिन लड़का दिल्ली में ही मिला और मम्मी को बहुत पसंद था और फैमिली में ही था, तो फिर लगा कि चलो ठीक है, मम्मी पापा के उसमें नहीं बोलना चाहिए, जी जी इनकी ही जिम्मेवारी है, इनको ही करना है। तो फिर शादी हो गई। जी। तो ये तो कह सकते हैं कि तो संस्कार होते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है, माँ बाप के आगे तो खैर जबान नहीं निकालनी चाहिए, बोला जाता है। हाँ। आज का जमाना एक अलग है, आज का बच्चा लॉजिक मांगता है हाँ। कि आपने ऐसे क्यों बोला या आपने ऐसे क्यों किया। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ परिवर्तन कहाँ से आया, वो जो आपके फादर ने आपको जो 16 साल की उम्र में कहा था, क्या वो एक टीस बनकर आपके दिल में था कि मुझे खुद तो मौका नहीं मिला लेकिन और लड़कियों को, महिलाओं को मौका देना? हाँ। मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो 10 साल तक मैं संघर्ष करती रही कि मेरे बच्चे हो जाए, मेरा घर पूरा सेटल हो जाए जी। उसके बाद देखेंगे कभी कुछ मौका मिला तो। लेकिन कभी इस जर्नी में 10 साल में मुझे कोई मौका नहीं मिला। अच्छा। हाँ। जब मेरे बेटा हुआ ना तो मेरे फादर इन लोग मतलब बहुत सपोर्टिव थे, वो मतलब उनके अंदर एक कीड़ा था कि लड़कियां क्यों नहीं करती कुछ, सारा कुछ लड़के ही क्यों करते हैं। तो उन्होंने ना मेरे अंदर वो चीज देखी थी कि मेरी ना ये वाली बहू कुछ करना चाहती है लेकिन ये बोल नहीं पाती। मैं ना उनसे उस टाइम घूंघट करती थी। तो लगा लो, फिर एक दिन बोले बाबूजी क्या हुआ तेरे, तू ना खुश नहीं रहती, अब तो तेरा घर भी बस गया, घर बन भी गया, बच्चे भी हैं जी, काम भी अच्छा है जी। तो मैं कह रही जी मैं ऐसे ना मतलब बैडमिंटन खेलना चाहती थी, बाबूजी ने नहीं भेजा, अब यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर आपका बेटा सपोर्ट नहीं करता मुझे। अच्छा। तो मुझे कुछ अच्छा करना है। तो उन्होंने फिर किसी से बात की, हमारे सर्कल में ही थे काफी लोग कि भाई जो ओल्ड एज होम चलाते थे, जो गरीब बच्चों की हेल्प करते थे, तो उन्होंने ही मुझे मिलवाया उनसे। अच्छा। तब से मैं 20 साल हो गए आज, ओल्ड एज होम तो मैंने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरी सबसे पहली जो एंट्री थी ना वो ओल्ड एज होम से ही शुरू हुई। तो मैम मैं यहीं पे आपको रोकूंगी और मैं ये जानना चाहूंगी ये ओल्ड एज होम का जब पहली बार गई, क्योंकि ना ये बहुत ही एक मर्मस्पर्शी टॉपिक है। अगर हम बात करें, हम अगर अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ओल्ड एज होम्स का। कहाँ संयुक्त परिवार होते थे, हम सब एक साथ होते थे, और सपनों में भी कभी नहीं सोचा जा सकता था कि बुजुर्ग जो हैं वो ओल्ड एज होम में रहेंगे अपने बच्चों के होते हुए। ये थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। हाँ, तो मैं बहुत मतलब दिमाग से ना बहुत छोटी थी मैं, मतलब तो मैं बाबूजी से बोली, वे बाबूजी ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं रखते इनको, जैसे आप तो मेरे पास रहते हो। तो कह रहे बेटा इनके बच्चे नहीं रखते इनको, इनके बच्चे जब बड़ी पोजीशन पे आ जाते हैं तो बच्चे माँ बाप से दुखी हो जाते हैं। क्या कह रही हैं, मतलब ये आपके पिताजी ने बोला, बाबूजी ने बोला, लेकिन ये कितनी दर्द वाली बात है। दर्द वाली बात है। बच्चों, हाँ। बच्चे दुखी हो जाते। हाँ। तो मैं मतलब उस चीज को ना मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि क्योंकि हमने तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट के लिए ही जीना सीखा था जी। कि हमें तो बस अपने माँ बाप के हिसाब से ही चलना है। तो बाबूजी ने मुझे फिर एक घर लेके आए, उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तू इस वाले फील्ड में काम करेगी तो
तेरे को एक जैसे मैं हूँ पिताजी, ऐसे ही तेरे को बहुत सारे पिताजी और मम्मी मिलेंगी जिनकी तुमको हेल्प करनी है। जी तो अच्छा, स्वार्थ हमारा कोई था ही नहीं शुरू से, क्योंकि बिल्कुल। हस्बैंड अच्छा कमाते ही थे, तो कमाई का कोई वो नहीं था। तो मैं बोली हाँ, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस फील्ड में जाऊंगी। हम्म, तो बाबूजी मेरे पास 1 महीना रहे, वो कलकत्ता रहते थे। तो उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे लोगों से मिलवाया। 2-3 ओल्ड एज होम में वो मेरी मतलब बात करवा के आए कि हमारी बहू काम करना चाहती है, और उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। तो ये वॉलंटियर किया आपने? हाँ। अच्छा। तो फिर मैंने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैं संस्थाओं से जुड़ती रही। लेकिन 6 साल पहले फिर मैंने अपनी खुद की संस्था बनाई, पहचान बी योरसेल्फ, अच्छा। जिसमें कि जो भी मतलब लोग सपोर्ट करते थे, उनका जो भी था, मतलब मैं फिर उस सपोर्ट से ना सब संस्थाओं को सपोर्ट करने लगी। मैंने काफ़ी संस्थाओं में ना एक पोस्ट ली, लेकिन संस्थाओं में पोस्ट लेने के बाद आदमी ना बंध जाता है, वो ना अपनी आज़ादी खो देता है। तो फिर मैंने पोस्ट लेनी छोड़ दी। अच्छा, मैं थोड़ा सा, हम्म। अभी हम ओल्ड एज होम में ही रहते हैं, हाँ। कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताइए ना अपना ओल्ड एज होम का। ऐसा तो आपने कहा आप छोटी थी, हाँ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जिसमें आप रो पड़ी हो, कोई केस ऐसा हो, आप बात करती थी उनसे, हाँ। कुछ बताइए उसको। मेरे खुद के ही मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा जी थे, उनकी 8 लड़कियां थी। वैसे मतलब उन्होंने ना लड़के की चाह में ना अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर लिया था। अच्छा। तो वो पिताजी बोले कि तेरे को ना अपने चाचा की सेवा करनी है, मैंने ना मतलब मेरे हस्बैंड को उनको गोद दे रखा है। हम्म, तो मैं बोली ठीक है, डन। मैं करूँगी इनकी सेवा। तो मैंने उनकी बहुत सेवा करी। लेकिन उनके दिमाग में बस यही था कि मेरा अपना बेटा होता। तो मैं उनको समझाती थी कि भाई ऐसे नहीं होता। और अच्छा, उनकी 8 की लड़कियों की शादी हो गई थी, वो कोई भी फ़ोन नहीं उठाती थी, उनका उनका मन करता था अपने बात करने का। तो फिर एक बार ना उनकी एक लड़की ने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने मैंने कहा कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती, तो भाई तुम्हारे तो फादर है ये। हम्म, बस मेरे मन में तो यही बात थी ना कि जैसे हम अपने माँ बाप के लिए वैसे ही सब बच्चे होंगे। जी। कह रहे भाभी देखो, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, हमारे खुद के 3-3 बच्चे हैं, तो हम कैसे इनकी सेवा करें। तो बस फिर मेरी ज़िंदगी का जो टर्न था ना, मतलब वो ख़त्म हो गया। बस मेरे को वहीं से फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करनी थी। अब आप ये समझ लीजिए, ये तो आप अपने घर की बात बता हम्म। रही हैं। ओल्ड एज होम में तो सब पराये लोग हैं, हाँ। लेकिन फिर उनको अपना बनाकर हाँ। होना फिर है। जिस ओल्ड एज होम की मैं पश्चिम बिहार में सेवा करती थी, अच्छा। उन्होंने मेरे चाचा जी को वहाँ पर रखा, क्योंकि ना मेरे चाचा जी ऐसे बॉडी से बहुत सख्त थे। हम्म, वो मतलब ये चाहते थे कि अगर मान लो पूर्णिमा कुछ भी बोलेगी ना, तो मैं वो काम करूँगा। जी। तो वो खुद भी ओल्ड एज होम में लोगों की सेवा करने लगे। एक और मकसद मिल गया ना जीने हाँ। का। देखिए, हाँ। जीने का मकसद कोई ना कोई एक, आपके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ तो हाँ, चाहिए और होता है ना ना। उनको, चाचा जी को ये लगता था कि मैं ही दुनिया में दुखी हूँ। लेकिन मैंने उनको समझाया कि दुनिया में बहुत गम है, अपना गम जब लगता है ना ज़्यादा, तो दूसरे के गम में झांक लेना चाहिए। तो तो धीरे धीरे उनका भी मन डाइवर्ट करा मैंने। बहुत अच्छा जीवन उन्होंने जिया फिर उसके बाद। और जो वो जहाँ भी मतलब बोलते थे, तो वो यही बोलते थे कि सबको पूर्णिमा बंसल जैसी बहू दे भगवान। तो तो ये देखा वहां हमने। जब आप जाती थी तो खाना वगैरह का देखती थी, या उनके साथ वक्त, बाकी जितने भी जो आपने पश्चिम बिहार वाले ओल्ड एज हाँ। होम की बात की है, हम्म। तो क्या आपकी दिनचर्या रहती थी कि रोज जाती थी वहां पर? हाँ, मैं हफ्ते में 3 बार जाती थी। हम्म, और जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में जिसका बर्थडे होता था, एनिवर्सरी होती थी, मैंने सबको ही एक अच्छी भावना के साथ उनको वहाँ जोड़ा, सबको हाँ, कीर्तन करना सैटरडे को। अच्छा। हाँ। तो उन लोगों को ना मतलब मैंने देखा, ओल्ड एज होम वाले जो लोग होते हैं ना, उनको ना खाने की इच्छा होती, ना ही उनको पीने की इच्छा होती, कुछ इच्छा नहीं होती उनके दिल में। बस उनको ये लगता है कि हमारे पास कोई बैठे और हमसे आधा घंटा बात कर ले। दरअसल जीवन में जब अपने बच्चों से दुख मिलता है ना, उससे हम्म। बड़ा दुख कोई नहीं होता है। एक मैंने कहीं सुना था कि अगर आप जिस दिन अपने बच्चों से डरने लग पड़े और अपने बच्चों को आपने राय देना बंद कर दी, उस दिन से कहते हैं बच्चों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हम्म। वो उस समय पता नहीं चलता है बच्चों को, लेकिन एक वक्त आता है हाँ। जब वो रियलाइज करते हैं, लेकिन तब माँ बाप होते नहीं। हम्म। ये तो ये आपने बड़ा अच्छा इसको आपने निभाया और आज भी निभा रही हैं। ऐसे ही हफ्ते में 3 दिन आज भी जाती हैं? हाँ। क्या बात।
बहुत और सुंदर। मेरे पास अब तो मतलब 150 मेरे पास स्ट्रीट डॉग है। हाँ, मैं इस पर भी आ रही थी, हाँ, इस पर और भी मैं आ रही थी। मेरे पास बहुत, मतलब अब मेरे पास बहुत काम है, मतलब हाँ, तो हाँ। मैं यहीं पे आपके पास आ रही थी कि ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम के बारे में आपने हमें बताया। हम्म। ये मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें आपने लिखा था कि तकरीबन 150 स्ट्रे डॉग्स को आप खाना हम्म। खिलाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। हम्म। तो इंसानों से जानवरों तक कैसे पहुंची आप? एक बार ना मैं मतलब ऐसे घूम रही थी, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी के काम से ही मैं घूम रही थी। तो वहां पर जैसे एक स्ट्रीट डॉग ने डिलीवरी हुई उसकी, और वो खुद मतलब मर गई। हो। तो उसके जो अच्छा। 3 बच्चे थे ना, जी। वो ऐसे ही मतलब गली में पड़े थे, मतलब वो होते भी तो इतने इतने हाँ से हैं, बिल्कुल उस छोटे समय छोटे थे, आंखें वो बंद बहुत होती मतलब हैं। इतने छोटे थे। और वो मतलब ऐसे गली में पड़े थे। तो मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई, तो मेरा ड्राइवर से बोली मैंने, इन तीनों को मुझे घर लेके जाना है। कह रहे मैडम इनको कैसे घर लेके जाओगे, तो खून में पूरा लथपथ है और पूरी इनकी हालत बड़ी खराब है। हाँ। तो मैं एक डॉक्टर को जानती थी, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, और आप देखो कैसे क्या करना है। कह रहे आप वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा। हम्म। तो वो 10 मिनट में वहां पर आ गए, और उन लोग का मतलब तीनों का इलाज किया, और तो वो 15-20 दिन में खूब अच्छे से हो गए। तो हमारे वहाँ पे सेंटर पड़ता है, हमने उसमें उनको जमा करा दिया, और उसमें मतलब फिर उनकी सेवा होने लगी, तो वो बहुत सुंदर हो गए। तो हो जाते हैं वो इतने तो इतने, जब 2-2 महीने के मुझे होते हैं, बड़ी मुझे जल्दी। अंदर से ये लगा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एक फोन किया था डॉक्टर को, और इतना अच्छा रिजल्ट आया। ये उंगली दिखा रही हूँ ना, ऊपर वाला बहुत, तो नीली छतरी वाला। फिर मुझे मतलब ये होने लगा कि मुझे मतलब कोई भी मिले, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई मतलब जरूरतमंद, मुझे सबकी ही सेवा करनी है, मेरे को भगवान ने इसीलिए धरती पर भेजा है। इसीलिए भेजा है। हाँ। बहुत सुंदर। हाँ। कितनी प्यारी बात कर रही हैं आप। तो अब जो ये जो डॉग्स को हम्म। खिलाने का जो प्रोसेस है, वो कैसे, क्या कैसे करती हैं आप? वो कहाँ खाना बनता है उनका, कहाँ आप खाना खिलाने जाती हैं? वहां पर हमने एक सेंटर बनाया हुआ है, मेरी फ्रेंड है वो, तो उसके सेंटर में हमने अभी फ्रिज लगवाया, जैसे कहाँ पे सेंटर है ये? सेक्टर 24 में है, दीप विहार में, और उसकी अभी एक हमने ब्रांच बनाई है वो चलती बॉर्डर पे। ओके। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे जो भी लोग हेल्प करना चाहते हैं वहां सब कर देते हैं, जैसे अभी किसी ने फ्रिज दिया है, तो उसमें हम अपना नॉन वेज वगैरह जो भी ये डॉग खाते हैं जो बीमार हो डॉग जाते हैं। फूड जो होता हाँ है। डॉग फूड होता है जो सब, मतलब वो उसमें ठीक रहता है, है। रख लेते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद सारे जो लोग हमारी हेल्प करते हैं उनको मतलब हमने सबने अपना एक नंबर दिया हुआ है कि जो भी कोई बीमार हो, कोई कुछ हो, तो उसको वहां पर हमारे को फोन करके वहां बुला ले। तो फिर आप वहां से उस डॉग को रेस्क्यू कर लेती हैं हाँ। और उसको सेंटर में लेकर आते हैं? हाँ। अच्छा। तो फिर उसकी सेवा करनी शुरू कर देते हैं। तो ये जो सेंटर है आपका, ये तकरीबन कितने, कितनी जगह है कि कितने डॉग्स वहां रहते हैं? देखो ये वैसे 100 गज का ही है, हमने रेंट पे लिया हुआ है। अच्छा। लेकिन जैसे अभी हमारी बात चल रही है कि हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमें कोई स्पेस दे दे, क्योंकि जहाँ पर हमारा सेंटर है ना वहाँ पर आसपास में हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते कि डॉग आवाज कर रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे कोई मर भी जाता है, तो फिर लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, तो हम उसी हिसाब से एक स्पेस देख रहे हैं कि वहां पर हम फिर बनाएंगे, बहुत अच्छे से सारा उनका इंतजाम भी करेंगे। तो प्रोसीजर में है, जैसा जैसे लोग मिलते रहेंगे वैसे वैसे काम होता रहेगा। नहीं, अगर आपके सोच नेक है तो होगा ही होगा, कभी हाँ। ना कभी। अच्छा, अब क्योंकि आपने कहा कि जहाँ पे वो है लोग कुछ पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। हम्म। मैंने अभी कुछ समय से ही देखा है, हम्म। पहले नहीं होता था ऐसा, कुछ समय से देखा है कि डॉग्स के प्रति बहुत ज्यादा हेट्रेट हो गई है लोगों को। बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं अब उन्हें, पसंद क्या, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आपने भी महसूस किया होगा। लेकिन एक वो जमाना भी था जब इंसान इस धरती पर आया और कुछ ही समय में जो डॉग, जो कुत्ते थे, वो उनके साथ चल पड़े। और आप देख लीजिए, पीछे इतिहास खोल लीजिए, इंसान के साथ हमेशा कुत्ता रहा ही रहा है, और एक सच्चे दोस्त की तरह रहा है। और जब हम छोटे थे तो इतने डॉग्स होते थे जहां हम रहते थे, चोरियां नहीं होती थी। नोट किया आपने कभी
क्योंकि वो एक भौंकता तो सारे भौंकते, तो चोरियां नहीं होती थी। ये जो आज की मानसिकता हो गई है लोगों की कि मार रहे हैं, मार दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, डंडों से मार खत्म कर दे रहे हैं उनको, बिल्कुल। तो इसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहती हैं, हाथ जोड़कर हम मतलब ये कहना चाहते हैं, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो तो बुरा बुरा भी मत मत कीजिए, ये तो मैं कह रही हूँ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कहती हूँ कि जैसे अम, जो डॉग होते हैं ना, उनमें कोई जुबान नहीं होती। और जो ये आजकल चला हुआ है ना कि स्ट्रीट डॉग को मारते हैं लोग, पहले क्या होता था कि 10% घरों में डॉग होता था अपना खुद का पर्सनल, अब 70% घरों में डॉग होता है अपना। तो जब वो पर्सनल डॉग रोड पे घूमने निकलता है तो उसको ज्यादा लोग सेफ साइड चलते हैं, और जो गली के जो डॉग होते हैं वो उस पे भौंकते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे कुत्ते को ये पकड़ लेगा, तो लोग उसको डंडे से मारते हैं। जी मेरे खुद के भी ये प्रॉब्लम है, मेरा खुद का डॉग है ना, जो जब गली में निकलता है ना तो आसपास के जो डॉग हैं वो भौंकते हैं, जी लेकिन जो मेरे नीचे स्ट्रीट डॉग है ना वो उसको मदद करते हैं कि तू, ये तो हमारा है, मतलब हमारे। जी समझ गई। तो मतलब जानवरों में ना ये सिक्स सेंस ना इंसानों से मुझे लगता है ज्यादा होती है, जी जी। तो उसमें प्यार मोहब्बत ज्यादा होता है। तो यही कारण है ज्यादा तो कि पर्सनल ज्यादा हो गए हैं लोगों के पास, डॉग लोग कैटेगरी। जो हैं वो जैसे कहते हैं ना, ब्रांडेड हम सामान खरीदते हाँ हैं, वैसे हाँ, ब्रांडेड ब्रांडेड हो गया है सब कुछ। डॉग्स लेना पसंद करते हैं, हाँ पपीज लेना पसंद करते हैं, हाँ बनिस्बत कि वो हाँ स्ट्रे डॉग्स लें। हाँ। लेकिन मेरे कुछ जो है ना सेवा भाव वाले लोग, वो स्ट्रीट डॉग को भी बहुत महत्व देते हैं। जी 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 हाँ, जी। तो आप फिर कहाँ कहाँ जाती हैं उन्हें खिलाने के लिए? पूरा हमारा रोहनी का इलाका है ना जो, जी जैसे रोहनी के आसपास के जहाँ मैं रहती हूँ सेक्टर 24 में, वहाँ तो सब आसपास के सब डॉग एक जगह हमने बना रखी है, वहाँ सब थोड़ा थोड़ा मतलब एक बाउल लगा रखा है, सब जगह हम कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। शाम को जाती हैं आप? सुबह भी और शाम को भी। सुबह भी जाती हैं? हाँ, 2 टाइम का खाना। अच्छा, ये बहुत प्यारा हाँ पॉइंट आपने बोला। मैं अक्सर सोचती हूँ कि डॉग्स को जो खाना खिलाने वाले होते हैं वो शाम को आते हैं। हम्म जाहिर सी बात है, कोई ऑफिस में होगा, कुछ होगा। हम्म मैं हमेशा सोचती थी कि ये सुबह इनको खाना नहीं मिलता है क्या? वैसे अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैक्सिमम जो डॉग्स होते हैं उनको शाम को ही खाना मिलता है, हाँ एक टाइम ही खाना मिलता है। हम्म लेकिन ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी हाँ, कि आप 2 टाइम खाना देते 2 टाइम, हैं। जी जी जी। 2 टाइम खाना देते हैं। और जितने भी आसपास हमें जितने भी डॉग मिलते हैं ना, एक भाई साहब हैं हमारे, वो सब कुत्तों के पट्टे भी देते हैं, अच्छा। ताकि वो दूर से ही देख ले कि कोई हाँ, गाड़ी के एक्सीडेंट, पहले हमारे इधर एक्सीडेंट बहुत होते थे। बहुत होते अच्छा, पहले मुझे ज्यादा लोग जानते नहीं थे, हैं। जी। तो अब मुझे जानने लग गए हैं कि भाई पूर्णिमा को फोन करो, ये डॉग का तो वही करेगी क्या करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे सभी व्यूअर्स को भी बताइए, अगर कोई आसपास, रोहिणी के आसपास या आपके इलाके के आसपास कोई है, अगर किसी पपी को या किसी डॉग को चोट लग जाती है, तो अगर आप नंबर देना चाहें तो प्लीज बता दीजिए हाँ, कि मैं कैसे। नंबर उसमें दे देंगे, रील बना। डिस्क्रिप्शन हाँ में दे हाँ देते हैं हम हाँ नंबर। मुझे हाँ, लगता है वो जरूर मैं आपको एक नंबर दे दूंगी, आप उसको नंबर को दे देना। तो डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर दिया जाएगा। आप जब ये एपिसोड देखेंगे तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में नंबर देख लीजिएगा, अपने पास सेव करके रखिएगा नंबर, क्योंकि आपकी आंखों के आगे कब क्या आपको दिख जाए, उस समय फिर आपको लगता है कि अब क्या करें, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए। सो वी विल डेफिनेटली गिव यू द नंबर। तो अब ये आपने बात बताई, फिर आप गौ सेवा भी करती हैं। तो ये गौ सेवा वही बात होती है कि वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए और कारवां बनता कारवा चला गया। बनता गया। तो ये आपका कारवां बनता चला गया, तो हाँ आप गौ सेवा में भी आ हाँ गई। जी। अच्छा, अब मैं अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि हम्म आप इस सेवा में हैं, हम्म तो क्या होता है कि एक फीडबैक, अगर मैं हम्म, आपको एक लेमैन की तरह फीडबैक देना चाहूँ, तो आप मेरी फीडबैक लेना चाहेंगे? बिल्कुल। एक बार मैं एफएम का शो करके घर लौट रही थी, हम्म और रास्ते में जैसे ट्रैफिक होता है तो गाड़ी गाड़ी जो है वो जरा धीरे चलती है, हम्म और पिलर्स बने हुए हैं, आपने देखा है कि दिल्ली में जगह जगह पिलर्स हैं। हम्म पिलर्स के नीचे जो है वो कई बार आपने देखा होगा गाय बैठी रहती हैं, खड़ी रहती हैं। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, एक सीन जब मैंने अपनी आंखों के आगे देखा, आज तक मेरे आंखों से वो मंजर गया नहीं है। तो मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जब
गौ सेवा करें, अपने वॉलंटियर्स हम्म को कहें, आप जगह जगह पर उनके लिए कुछ पानी की हौदियां बना दें या पानी के कुछ ड्रम्स रख दें, क्योंकि जो मैंने देखा वो ऐसा देखा कि वो पिलर के नीचे इतना सा पानी था, आप यकीन मानिए गाय की जीभ जो होती है वो भी बड़ी होगी, इतना सा पानी था इतनी सी जगह में, और वो अपनी जीभ बार बार उसमें डाल रही थी। इट वॉज वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। इसके बारे में क्या कहना? पानी के, तो उन ट्रक वालों ने पता नहीं स्पीड ज्यादा थी, पता नहीं क्या था, उन्होंने ना उन गायों को टक्कर मार दी। ओहो, तो एक गाय उनमें से मर गई मतलब। सोचिए कितनी जबरदस्त टक्कर होगी। तो अच्छा, उस पानी वाले का, टंकर वाले का भी कसूर नहीं था उसमें। देखो अगर मान लो कोई आदमी किसी क्योंकि पानी भी हमारे इलाकों में कम है, तो लगा लो वो भी पानी के लिए ही जा रहा था, इंसानों को पानी देने जा रहा था, तो उसकी भी गलती नहीं थी उसमें। क्योंकि काफी 3-4 लोगों ने वहां पर देखी ये चीज कि गाय ना एकदम से आई पेड़ के पीछे से और भाग रही थी रोड पे, तो वो टक्कर आने से वो मर गई। तो फिर हमने उनके गायों के सारे गले में पट्टे, आप मेरे उसमें आओगे कभी उधर तो देखना कि सब गायों के गलों में पट्टे बंधे हुए हैं। जी। तो उससे क्या होता है कि मतलब आदमी ना फिर ये सोचता है कि भाई ये जानवर बिना मतलब मर गया, अच्छा इसका भी कसूर नहीं था, और जो लग गई जिसकी उसका भी कसूर नहीं था, तो इनको कोई और उसके बाद आज 3 साल हो गए, एक भी गाय हमारे इलाके में ऐसी नहीं हुई कि मतलब मर गई हो या उसका एक्सीडेंट हो गया हो। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो गांव मतलब गायें भी जैसे डिलीवरी कराना है ये सब मैं सब करती हूँ, सबके लिए अच्छा, डॉक्टर हमारे अच्छा। पास है। और जैसे अभी हम जो शूट कर रहे हैं तो गर्मियां हैं इस हम्म समय, तो इसीलिए मैं पानी का आपसे बात कर रही हम्म थी कि एक पानी की सेवा भी होती है। देखिए, कुत्तों के लिए हो चाहे गाय के लिए हो, किसी हाँ, भी जानवर के लिए पानी की जो सेवा है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सीमा जी जो गायों की सारी जगह की सेवा है ना, अभी ये बड़ा प्रोजेक्ट है। हम्म, अगर मान लो कोई, हम जिस इलाके में रहते हैं उसमें तो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो अदर इलाके हैं ना कुछ लोग पसंद नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर के आगे क्यों रख दिया। अदर एरिया में मान लो हमने एक पानी का बाउल रखा और वहां पर 6 गायें इकट्ठी होगी, और वहां पर लोगों की गाड़ियां भी शाम को खड़ी होनी है, तो वो गाय तो अपना मतलब जो गाय भैंस का गोबर वोबर है वो भी सब होगा, तो लोग ऐतराज करते हैं। मेरे साथ भी ये भी प्रॉब्लम आई थी। अच्छा। हाँ तो ऐसा है ना मैम, आप तो क्योंकि आप पॉलिटिकल हाँ एंगल से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो आप कुछ ऐसा करिए ना इनके लिए भी। मैं दिल हाँ से चाहती हूँ कि ये, हमें प्यास लगती है, हाँ। हम पैसा देके बोतल खरीद हम्म लेते हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो आप ये पानी की सेवा का प्लीज आप जरूर ठीक है। ध्यान रखिए। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लोगों को भी हाँ दिक्कत ना हो इस बात की, लेकिन ये होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठीक है, जरूरी मैं है। ध्यान रखूंगी आपकी जी जी। बात का। तो कितने वॉलेंटियर्स हैं आपके पास काम करने वाले? मेरे पास 26 है। 26 हैं। हम्म और आपके पास कोई आना चाहे तो भी आप जरूर बताइए कि, क्योंकि देखिए ये तो वॉलंटियर करना तो एक पुण्य का काम है, जन सेवा बिल्कुल है, हाँ। पशु सेवा है। तो आप बता दीजिए क्या तरीका है आपके पास वॉलंटियर करने का, ठीक है। है ना? तो कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं? अच्छा, अब ये तो सारा हो गया, पिछले 20 साल से ये आप कार्य कर रही हैं। अब मैंने ये भी पढ़ा कि आप तो बिजनेस भी करती हैं, तो ये बिजनेस की शुरुआत कहाँ से हो गई, और आप शायद ज्वेलरी का बिजनेस करती हैं, हाँ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करती हूँ पंख ट्रेडिंग के नाम से। तो मैं बिजनेस में कैसे आई, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हम्म, मैं 3 साल पहले ही आई थी बिजनेस में। अच्छा। पहले तो हस्बैंड के साथ ही काम करती थी मैं। जी। तो हस्बैंड का काम तो अब चलने लग गया, तो फिर बच्चे जाने लग गए, तीनों बच्चे मेरे बड़े हो गए। तो बड़ी गुड़िया मेरी शादी कर दी मैंने। तो अब मैं अकेलापन बहुत महसूस करती थी। जी। तो वहां पर भी जिसको जो कीड़ा होता है ना, वहां पर भी मैंने सीमा जी वही काम किया अच्छा। कि मैंने अपना काम शुरू किया। फिर मैं एग्जीबिशन लगाने लगी। तो एग्जीबिशन में जैसे जैसे मैंने लोगों से मिलना शुरू करा, तो मैं आज 70 एग्जीबिशन को सुपरवाइज करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे क्या होता है कि जैसे मैं एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराना ये सब करना, फिर उसके बाद जो मुझे छूट वहां पर मिलती है ना, तो जो महिलाएं घर घर में छोटे छोटे काम करती हैं, तो मैं उनको वहां पर फ्री स्टॉल दिला देती हूँ। अच्छा, ये हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ।
तो वो क्योंकि सेवा स्टॉल के भी पैसे होते हैं ना, हाँ रोज के वो जो पैसे। सेवा का कीड़ा होता है ना वो हर जगह ही काम करता है फिर आदमी जिस फील्ड में चला जाता है। जी जी। तो फिर मैंने ये वाला काम इस तरह शुरू किया कि मैं महिलाओं को सपोर्ट करने लगी। तो महिलाओं ने भी मेरे को बहुत अच्छे से कि अच्छा बिहेवियर है, अच्छा मतलब किसी भी काम के लिए अगर मैं आधी रात को भी उनको बुलाती तो कभी मना नहीं करती। तो एक हाथ को हाथ होता है। जी बिल्कुल। तो वो सब मैंने अब एग्जीबिशन में भी वही सब, और वही लोग वॉलेंटियर है मेरे सेवा भाव के भी, तो सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा और रोहिणी में हमारी ही वो रहती है कि भाई जो भी काम है पूर्णिमा को बोल दो वो हो जाएगा। अच्छा। हाँ तो ये जो ज्वेलरी का जो आपका काम है, ये आप जगह जगह जैसे फेयर्स होते हैं, दिवाली हाँ मेला हो गया, बिल्कुल, होली तीज मिलन मेला का हो मेला गया। हो गया, एग्जीबिशंस अलग हाँ अलग हो गई, तो वहां पे आप अपने हाँ स्टॉल्स जी वहाँ लगाते पे स्टॉल लगाते हैं हैं। और अच्छा। वहाँ पर। तो आपका ये जो कार्य है या सेवा है, ये केवल रोहिणी सेक्टर्स के लिए है या आप थोड़ा विस्तार करना चाहती हैं अब? नहीं हाँ मेरा अभी रोहिणी तक की है जी सीमित। जी। लेकिन मैं अभी आगे जाना चाहती हूँ कि अभी लगा लो रोहिणी में तो बहुत लोग हो गए हैं सेटल, कि रोहिणी के लोगों को अब जरूरत नहीं है। अब उनको सब पता है कि और जब एक बार सेटल हो जाता है ना काम, जी तो फिर बार बार मुझे कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं रहती। फिर बस मैं एक फोन करती हूँ, ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, उनको एक मैसेज डाल देती हूँ कि ये वाला प्रोग्राम है, आप इनसे डायरेक्ट बात कर लो और मेरा नाम ले देना। अब मैं प्रीतमपुरा, और अभी मेरा गाजियाबाद में भी बात चल रही है। अच्छा। तो गाजियाबाद में भी एक कॉन्सेप्ट मेरे पास आया हुआ है एग्जीबिशन का। तो जैसे जैसे आप जैसे लोग सारे साथ देंगे वैसे वैसे काम करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये तो हमने आपके सारे काम की बात कर ली, हाँ अब जरा दिल से दिल की बात करते हैं। अ, आपने कहा कि जब आप छोटी थी, 16 साल की थी, तो आपके फादर ने अलाउ नहीं किया। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके सपने दिल ही दिल में रह जाते हैं। ऐसे में आज भी मुझे ऐसे लगता है कि 2025 में हम जी रहे हैं, लेकिन अपने वजूद के लिए रोज एक महिला को लड़ना पड़ता है। लड़ना पड़ता। आपके क्या विचार हैं इस बारे मेरे विचार मेरे विचार थोड़े से इस मामले में ना अलग हैं थोड़े से। में? बताइए प्लीज। देख के मैं बताती हूँ, जैसे हमें बचपन से ही सिखाया जाता था कि हमारा देश जो है ना वो पुरुष प्रधान है। हम्म। लेकिन अभी जो महिलाओं को छूट मिली है ना, अच्छी बात है। जो हम चाहते थे हमें वो मिला, हमें भी मिला। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़कियों को नहीं मिला, हमें भी मिला वो अधिकार। मेरे हस्बैंड सब चीज़ों में मेरे को आगे रखते हैं कि इससे करा लो ये काम, इससे जी। हर जगह मेरा नाम होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर थोड़ा सा अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो वो है, उसके साथ साथ ना थोड़ा सा बेटों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बेटे ना थोड़े से इस वाले उसमें थोड़े से दब गए हैं। मेरी एक कन्वर्सेशन थी कहीं पर, मेरा भाषण था वहां पर बहुत उसमें, तो 400 लोग थे वहां पर। तो 400 लोगों में मैंने जब ये बात बोली तो उन 400 के 400 लोगों ने, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो जेंट्स हों, सबने खड़े होकर ताली बजाई कि हाँ ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। नहीं, अच्छा पूर्णिमा जी, मुझे ये बताइए कि ये कैसे बेटे दब गए हैं? क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं इतने केसेस हम सुन रहे हैं। कहीं कोई ड्रम का केस हो रहा है, कहीं अभी एक हाल फिलहाल नए शादी की और कैसे हस्बैंड की डेथ करवा दी। आए दिन रील्स आती हैं, वो शादी की छोटी छोटी क्लिप्स आते हैं। इतना दुख लगता है। वो क्या, सोनम और राजा का हाँ कोई केस। सोनम और राजा का तो केस। ये इतना हो रहा है कि कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये ऐसे कहाँ से लड़के दब गए, ये बताइए। लड़के यहाँ दब गए, जैसे हम मेरे घर में भी दो लड़कियां हैं एक लड़का है। तो जैसे ये रहता है कि लड़कियों को पहले हम काम करवाते थे, दादी उठा देती थी मम्मी उठा देती थी। लेकिन अब लड़कियों को कोई रोक टोक नहीं रही किसी भी बात की, अगर रहती भी है तो वो कहती है कि मम्मी मेरे को कोई। अब जैसे मैं अपनी बिटिया को ही बोलती हूँ कि थोड़ा सा घर का काम करा करो, थोड़ा देखा करो, आगे घर जाना है, तो कहेंगे क्या मम्मी एक काम वाली और लगा लो बस हो गया। हाँ, ये तो चेंज आया है, बहुत हाँ जबरदस्त चेंज आया। और लड़कों को मैंने देखा है कि वो घर का काम कर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो हम काम करेंगे। तो अगर मान लो घर में लड़ाई भी हो जाती है दो बच्चों की, मैं बहुत सारे केस देखती हूँ,
दो बच्चों की, भाई बहनों की लड़ाई हो जाती है ना, तो मम्मी हमेशा लड़के को ही डांट रही होती है, चाहे उसमें गलती लड़की की भी हो। तो उसमें क्या होता है कि लड़कियां जब अपने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत आती आती है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो अ, जुर्म करती हैं वो जो जुल्म करती हैं लड़कों पर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। और यहाँ तक कि शादीशुदा महिलाओं के साथ भी ऐसा हो रहा है। और इससे प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो रही है कि घर टूट रहे हैं, हाँ, घर बिखर रहे हैं। लड़के तो बचाना चाहते हैं घर, हम्म। लेकिन लड़कियां अपने आप को छोटा करना नहीं चाहती, क्योंकि वो उनकी एजुकेशन इतनी ज्यादा हाई होती है, और उनके अंदर ये तो होता है नहीं कि हमें घर का काम करना है। हम्म। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं सफर तो करा ही है ना हमने लाइफ में, कि हमें सिखाया जाता था कि 18 साल में शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद बच्चे हो जाएंगे। ये सब तो रहा ही नहीं अब। ये सब मतलब बिल्कुल कल्चर ही चेंज हो गया है। बिल्कुल कल्चर। और वो हाँ। वैसे अब वो दिन तो खैर नहीं आएंगे। हाँ। लेकिन अब यही तो बैलेंस बनाने की हाँ, बात है ना। लेकिन अगर मान लो हमें आज़ादी मिली है, तो हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं एग्जैक्टली। अपने सभी मतलब व्यूवर से भी यही कहती हूँ कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन अगर करनी है तो एक बच्चे के साथ उसके माँ बाप भी होते हैं, उसके भाई बहन भी होते हैं, उन सबको ही तुमको देखना है, तुम्हारे ऊपर ही आधारित होता है सब कुछ। यानी आप शादी एक इंसान से नहीं कर रहे हैं, हाँ। पूरे परिवार से कर रहे हैं। ऐसे हाँ। थोड़ी है कि आपने जिस लड़के से शादी की है हाँ। वो आपका हो गया, ठीक है। हाँ। लेकिन जिसने उसे पैदा किया है, इस दुनिया हम्म। में जो लेकर आई है, वो माँ, वो पिता, वो आपके नहीं है। ऐसे नहीं हो हाँ, सकता। और एक लाइन इसमें ये भी प्लस रहती है, आप सोच के देखना सब, कि जैसे मान लो एक लड़की को अगर तुम सम्मानित तरीके से पैदा कर रहे हो, पाल रहे हो, अगर उस लड़के में संस्कार नहीं डालोगे तो उसके साथ जो लड़की शादी करके लगेगी, फिर वो उसकी इज्जत कैसे करेगा? क्योंकि सारी तो लड़की के ही पास है। तो अगर आप लड़के और लड़की दोनों को एक जैसा समझोगे ना, तो वो घर बहुत अच्छी तरह चलेगा। मेरा, एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। वो लड़की भी उतना ही सम्मान पाएगी जितना आपने उसको सम्मान दिया है। बिल्कुल। और अब चाहे संयुक्त परिवार, पहले कहते थे ना कि सब मिलके रहते थे, अब वो एकल परिवार हो गए हैं। हाँ। अब नहीं है वैसे संयुक्त परिवार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों के अंदर ये बात डालनी है। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि आज हम दोनों महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर। और कुछ भी कह लीजिए, ये महिलाओं के अंदर एक ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया होता है। एक एक आर्ट है हमारे अंदर भाई, अगर मैं कहूँ तो। हाँ। ये जो आर्ट है, ये बड़ी शानदार चीज है। अगर आप इसे तरीके से इस्तेमाल करें, अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है, बच्चों में किस तरह से आप तरबियत डालती हैं, अगर आपने उनको पेशेंस सिखाई है, धैर्य करना सिखाया है, ईश्वर, आप जिसकी भी पूजा करते हो, थोड़ा सा डिवोशनल फैक्टर उनके अंदर डाला है, मुझे नहीं लगता आगे चलकर इस तरह के वो गलत काम कर सकती हैं या कर सकते हैं, लड़की भी फॉर दैट हाँ, मैटर। दोनों ही के बिल्कुल। लिए है ये, बिल्कुल। कि संस्कार दोनों को एक जैसे दो, और मतलब अपने ऊपर विश्वास रखो कि हमने जो संस्कार दिए हैं ना। अब जैसे मैंने अपनी एक गुड़िया की शादी की है, तो उसको काम करने का बिल्कुल शौक नहीं है, और जमाई भी कह देगा कोई बात नहीं मम्मी, कर लेगी अपने आप। मैंने कहा नहीं, देखो अगर आदत पड़ी रहेगी तो बैलेंस रहे। कहते हैं कुछ सब्र कर कर, कुछ नजरअंदाज करके, जीवन ऐसे चलता है। हाँ। और यही आज की तारीख में सब्र नहीं है। और किसी भी छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा जिस तरह से बना दिया जाता है, तो फिर वहां मामला गड़बड़ होता है। मामला गड़बड़ हो जाता है। जी हाँ। तो चलिए, अब आपसे इतनी बात कर ली है। और अब आप अपनी तरफ से, जितनी भी महिलाएं हमें देख रही हैं, हमें सुन रही हैं, अगर कुछ आप उन्हें कहना चाहें, क्योंकि हमने जीवन में देखा है, हम बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं। वो कहते हैं दुनिया में कितना गम है, मेरा मेरा गम गम कितना कितना है। कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। तो इस तरह की जो आप सेवा कर रही हैं, इसमें भी एक बहुत अच्छी ये एक थेरेपी है कि आप अपने को भूल जाते हैं दूसरों की सेवा जब आप करते हैं। आप कुछ, जो हमारी महिलाएं देख रही हैं, जो उदास हैं, निराश हैं, मन ही मन में परेशान हैं, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें।
मैं जो महिलाएं परेशान हैं उनके लिए एक ही लाइन बोलूंगी, हमने उदासियों में गुजारी है जिंदगी। अगर आप उसी लाइन पे ही स्थिर रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि हम जब हम यहाँ तक आए हैं ना, अगर हम किसी भी उम्र में आए हैं तो हमको उस उम्र से निकलकर और उस संघर्ष से निकलकर अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। हमें कोई भी पका पकाया खाने को नहीं देगा, कोई किसी की कोई मदद नहीं किसी की करता। मदद नहीं करेगा, हमें अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। और ये बात अपने उसमें जहन में रखनी पड़ेगी हमें कि ना, हमें तो कुछ करना ही है। कोई ऐसा नहीं है कि निर्मल सीतारमन जी को थाली में परोस के वित्त मंत्री बना दिया गया था और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी ने भी देखा है आपने, कितना संघर्ष करने के बाद वो जी महिला आगे आई है। जी। तो हमारे पास तो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, जो कि प्रेजेंट में हमारे सर के ऊपर हाथ है उनका। मैं मतलब जिनसे भी मिलती हूँ ना, वो सब मुझे कोई ना कोई शिक्षा देकर ही जाता है। जी तो ये है कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही है। और उस संघर्ष में आपको ये नहीं सोचना कि हमें कोई हेल्प करेगा। बिल्कुल। बस हम सिंगल हैं, सिंगल ही रहेंगे और सिंगल ही हमें अपना जीवन जीना है। ठीक है, जो पति है, बच्चे हैं, वो तो हमारा जीवन है, वो तो हमारा कर्म है, धर्म है हमारा, वो हमने निभाना ही निभाना है। मुझे ऐसे लगता है जैसे अभी आपने कहा पति हैं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं देखे तो हम राही हैं, हाँ है ना, हम सोल्स हैं, हाँ हम राही हैं इस जीवन के जो डगर है इसमें मिले हैं। हाँ कोई पति बन गया, कोई बच्चा बन हाँ गया, लेकिन हमें मुझे ऐसे लगता है आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें अपने मन में ये हाँ, गांठ बांधनी है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना अकेले है, जाना है। और अपने कर्मों की आभा से हाँ, रोशन होना है। रोशन जब होना। तक हम जिंदा हैं हमने कुछ ऐसा करना है, चाहे हाँ। थोड़ा सा करें, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएं हम्म, तो लोग कहें कि वो एक महिला थी, क्या कमाल हाँ थी। हाँ मतलब जहां जाती थी खुशियां बिखेरती थी, रोशनी बिखेरती थी। तो इस तरह से मुझे लग रहा है। हाँ। सीमा जी, जैसे आपसे मिलना हुआ मेरा, जी। तो जब सुजाता ने मेरे को आपके बारे में बताया ना, तो उसने मेरे को बहुत तारीफ की आपकी, कि मेरी एक फ्रेंड है, ऐसे ऐसे जी। पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है, तो आप वहाँ आओगी क्या। हम्म, उस वो मुझे नहीं जानती, वो मुझे सिर्फ इतना जानती है कि मैं एग्जीबिशन में होती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ। जी। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मैसेज डाला कि मैंने, कुछ तो आप हो जो दिखाई नहीं देते। तो मुझे वो लाइन इतनी मतलब अंदर तक वो करी अफेक्ट कि भाई मतलब हाँ, लोग जानते तो हैं कि कुछ तो करते ही हैं हम। जी। तो वो जो हमारे अंदर लोगों ने देखा है ना, सिंपल सिटी में भी, वो इसीलिए है हमारे अंदर क्योंकि हमने कुछ किया तो है ही। बिल्कुल। हम उसके लिए, कोई ज़रूरी नहीं है हमें कोई कुर्सी मिलेगी या हमें कोई ओहदा मिलेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर तुम स्वार्थ से कोई काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। अगर तुम निस्वार्थ भाव से कोई काम कर रहे हो ना, तो भगवान भी तुम्हारा बहुत हाथ पकड़ सुंदर, के रखेगा। बहुत सुंदर बात। और ये हाँ जो लाइन बड़ी अच्छी हाँ लगी कि कुछ तो आप हैं, मैं आप हाँ सब महिलाओं को कह रही हूँ कि कुछ तो आप हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। हाँ अब दिखना कैसे है ये आप पर है कि आप किस तरह से मेहनत करती हैं और दिखती हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, देखिए, हम्म, बात से बात निकलती है तो दूर तलक हाँ जाती है। एक बहुत खूबसूरत शेर है। आप उन सभी महिलाओं के लिए जो इस वक्त कहीं ना कहीं दिल में कुछ कश्मकश है लेकिन पॉडकास्ट देख रही हैं, हाँ कहते हैं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यानी आप अपनी तरफ से कोशिश तो कीजिए, हाँ। उसके बाद देखिए क्या चमत्कार होगा, है ना। हम्म, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातें करके। आप इसी तरह अपने कार्य को करती रहें। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है समाज को, क्योंकि अ, आप जहां जाएंगे आपके साथ लोग जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो कारवां बनेगा, और जब कारवां बनेगा तो फिर अच्छे काम जो है वो तो फिर बढ़ते ही। सीमा वर्मा और पूर्णिमा बंसल बनेंगे। नहीं, हम तो, मैं तो एक बहुत ही अदना सी छोटी नहीं सी सीमा, कलाकार हूँ। सीमा जी मैं बताती हूँ आपको कि इस, जो हम कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं, अगर आप, मैंने देखा है कि लोग ना अपने घरों की बात, मान लो कोई प्रॉब्लम में है तो वो बताते नहीं है, लेकिन आप
किसी एक दोस्त को, दो दोस्त को अगर वो बात बताते हो ना, उस समस्या का हल अगर 1 महीने में निकलना हो ना, तो 24 घंटे में निकल जाता है। बिल्कुल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। यानी अपने दिल की बात जो है वो किसी हाँ से शेयर तो करना चाहिए ना, हाँ। देखिए। अब जैसे मान लो मेरे को सेवा ही करनी है किसी की, तो मैं कई बार बड़ा घबरा जाती हूँ, यार कैसे होगा, कैसे इसको कर पाऊंगी मैं। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, जैसे हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, मैं अपनी बात रख देती हूँ, यार मेरे से ये काम हो नहीं पा रहा, यार कैसे करूँ। तो वो ही कहते हैं कि क्या काम नहीं हो पा रहा, यार तेरे से भी नहीं होगा तो फिर हम कैसे करेंगे। एक हाँ एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी बढ़ चुकी है। हाँ। तो तो फिर वो जैसे मान लो कुछ भी बोलेंगे, मान लो कुछ उसने छोटा सा भी कर दिया, तो उससे हमें एक दिमाग में ये मिल जाता है, यार इसने बोला है तो मैं कर सकती हूँ शायद। बिल्कुल, एक रास्ता मिलता है, रास्ता मिल एक जाता हौसला है। मिलता है, एक रास्ता मिलता हाँ। है। चलिए, आप इस काम को करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ अगर आप कड़क चाय के लिए कहना चाहें, मेरे लिए कहना चाहें, तो आप कह सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा सीमा वर्मा जी से मिलकर। पहली बार किसी से मुलाकात करने पर इतना अच्छा फील होता है, ये मैंने बहुत बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है। लेकिन सीमा वर्मा जी की कुछ बात अलग इसलिए है क्योंकि वो हर महिला के दिल की बात जानना चाहती है। हर महिला के दिल की बात जानकर वो लोगों को प्रेरित करना चाहती हैं। तो मैं सीमा वर्मा जी को इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आपका पॉडकास्ट ऐसे ही चलता रहे, और भगवान आपको आपके पॉडकास्ट में अच्छे अच्छे व्यूवर और अच्छे अच्छे गेस्ट को लाए, और आप तरक्की करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक और मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगी कि इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आज दिल से दिल की बात हुई है, दो महिलाएं इकट्ठी बैठी, तो हो सकता है कि रास्ता जो था वो पगडंडी में बदल गया। यानी हम सीधे रास्ते पर चल रहे थे, फिर बीच में एक पगडंडी आ गई, थोड़ा सा हम ठहरे भी, कुछ सॉफ्ट बातें हुई, कुछ क्या कहूँ, कई बार शब्द नहीं मिलते हैं। बस इतना ही कहूंगी कि सीमा आपसे बहुत प्यार करती है, और ये प्यार आप हमें भी जरूर दीजिएगा, इस नए चैनल को दीजिएगा, कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा। बस आज यहीं तक, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए गेस्ट के साथ। और अगर आप हमारे इस शो में आना चाहते हैं, तो भी हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज है, कहीं कोई स्पेशलिटी है आपकी, तो भी आप हमें लिख सकते हैं। आर्टिस्ट हैं आप, जो भी हैं, ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा। और जाने से पहले मैं बस यही कहूँगी कि सभी महिलाओं को, आप चाहे खाना बनाती हैं, चाहे आप घर का काम करती हैं, चाहे आप ऑफिस का काम करती हैं, चाहे आप बिजनेस वुमेन हैं, आप जो भी काम करती हैं, आप बेस्ट हैं। आप बेस्ट हैं, आपसे अच्छा और कोई नहीं है। और इसी के साथ सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, फिर मिलती हूँ आपसे।